हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का न्यू इरा पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं जो कि है सेंटर ऑफ मास, जो कि अपने जेईई मेंस के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है यार। क्योंकि आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, पेपर में जनरली आते हैं। और बेसिकली अगर रोटेशनल मैकेनिक्स से आप कहीं से नंबर उठा पाओगे ना, तो वो यही टॉपिक है सेंटर ऑफ मास में। आ रही है बात समझ में? तो आपको ये टॉपिक जरूर से कवर करना चाहिए। जनरली बोला जाता है कि रोटेशनल मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है कि बेटा केवल फॉर्मूला रट के जा, अगर फॉर्मूला बेस्ड आ गया तो करके आ जाना। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक जरूर से अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि उससे नंबर निकाल सकता है। आप लोग देखे होंगे पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दे देगा, अजीब सा डायग्राम दे देगा, उसका पॉइंट सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दे देगा, लेमिनार का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दे देगा, या रेक्टेंगुलर प्लेट दे दे, या अजीब सा प्लेट दे दे और उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दे देगा। लेकिन ये बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चन देगा दो पार्ट में कैटेगराइज होंगे, एक तो पॉइंट मास सिस्टम में और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम पे। बेसिकली आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज्यादा टाइम टेकन नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखना। जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो भी इस टॉपिक को देख के रिवीजन करें, और जो नहीं पढ़े हैं इस लेक्चर को देखने के बाद वो जाकर के अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देखें, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट उन्हें समझने में आसानी हो। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है सेंटर ऑफ मास। अच्छा, सेंटर ऑफ मास देखो, बेसिकली अपने को दो तरीके के सिस्टम के ऊपर बात करनी है। एक तो है अपना पॉइंट मास सिस्टम, पॉइंट मास सिस्टम, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। बेसिकली पॉइंट मास सिस्टम में क्या होगा, पहले हम लोग पॉइंट मास पे चर्चा करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड पे जाएंगे। ठीक है, पॉइंट मास में क्या होता है, बेसिकली अपने पास मान लो अपने पास बहुत सारे मासेस दे रखे हैं। ठीक है, छोटे छोटे मासेस दे रखे हैं। देखो छोटे छोटे M1, M2, M3, M4। अब ये सारे मासेस का मान लो पोजीशन दे रखा है अपने को कोऑर्डिनेट से, मतलब जीरो कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोजीशन कह सकते हैं यार, कि पोजीशन दे रखा है कि इसका पोजीशन R1 वेक्टर है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है। हाँ कि ना? अब आपको बताना है इन चारों मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे मास के टुकड़े दे दिए, इनका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो जाहिर सी बात है कि RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 एंड शो ऑन, के ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक अपॉन M1 प्लस M2। अरे इस तरह से बहुत सारे मास दे दे कि आप सबका RCM निकाल करके मास M1R1 इस तरह फॉर्मूला रख के आप लोग RCM निकाल सकते हो। हाँ कि ना? अच्छा, अगर केवल x कोऑर्डिनेट की बात करें कि बताओ x मतलब x कोऑर्डिनेट पे जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या XCM के लिए क्या M1x1 प्लस M2x2, मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट का पूछे, एंड शो ऑन अपॉन M1 प्लस M2। हाँ कि ना? क्या यही करते हैं? अगर y कोऑर्डिनेट पे पूछे तो क्या M1y1 प्लस M2y2 और शो ऑन अपॉन M1 प्लस M2। हाँ कि ना? एंड शो ऑन, क्या जितने भी मासेस हैं सबका ले लो। क्या XCM मिल गया, क्या YCM मिल गया, क्या आप उसी तरह से ZCM भी लिख सकते हो। हाँ कि ना? पक्की बात। ये तो हो गया अपना पॉइंट मास पे चर्चा, जो कि काफी सिंपल होता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में इस पे भी आते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, पॉइंट मास पे पहले अभी बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से क्या पॉइंट मास का RCM निकाल सकते हो। आज अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक हम निकाल के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक क्वेश्चन हम अपने साइड से लेते हैं जेईई मेंस का कराने से पहले। जैसे मान लो एक अच्छा क्वेश्चन ही लेंगे ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझने में आसानी हो। देखिएगा, मान लीजिए अपने पास एक क्यूब है। ठीक है, क्यूब है अपने पास, मस्त क्यूब रखा है। ये देखिए मस्त क्यूब। कौन सा क्यूब? मस्त क्यूब रखा है। ये मस्त क्यूब। कौन सा क्यूब? मस्त क्यूब। एक सेकंड हम बना ले। अच्छा, हमको पहले से बना लेना चाहिए था, कोई बात नहीं बेटा, सह लो बेटा। ओके, ठीक है, ये अपने पास जो है क्यूब दे रखा है, और इस क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे जो है अपने को क्या करना है, सारे कॉर्नर्स पे मास रखे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ रखते हैं मास। मान लो इस, एक सेकेंड, हाँ मान लो इस कॉर्नर पे अपना मास रखा है M, इस कॉर्नर पे M, इस पे भी M, इस पे भी M, यहां पे आगे वाले पे मान लो कॉर्नर्स पे 2M, 2M, 2M और 2M। ठीक है, अब आपको ये एज लेंथ भी दे रखी है कि इस क्यूब की जो एज लेंथ है वो A है। अब आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास बताना है इस क्यूब का। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है ना यार सेंटर ऑफ मास बताने का, आप क्या करिए,
आप कोऑर्डिनेट पहले डिसाइड कर लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पहले ही बना लीजिए। और उसके लिए क्या किया जाता है, किसी भी मास को ना ओरिजिन पकड़ लीजिए। जैसे मान लेते हैं, और वो मास ओरिजिन हम लोग अपने फायदे के अनुसार देखते हैं, जहां अपने को कैलकुलेशन वगैरह करने में आसानी हो। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला जो मास है, इसको हम लोग पकड़ के इसको, इस मास को ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, कि यहां से अपना, ताकि हम लोग सारे मास का पोजीशन बता सके, सारे मास का क्या बता सके, पोजीशन। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्यों ये कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ले रहे हैं ना, तो बेसिकली यहां पे आ जाओ। देखो मान लो अपने पास एक ट्रायंगल के एक वर्टिसेस पे मासेस रखे हैं, मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको अब इस फिगर का सेंटर ऑफ मास बताना है, तो कैसे बताते हैं, क्या m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है, जैसे मान लो इसका एक्सियम बताना है, क्या m1 x1 प्लस m2 x2 एंड शो ऑन, m1 प्लस m2 एंड शो ऑन, हाँ कि ना, क्या ऐसे ही बनाते हैं। तो क्या ये जो x1 x2 है भैया, क्या आपको बताना होगा ना, तो वो जो x1 x2 क्या x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही बताएंगे आप, या जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताएंगे। तो क्या आपको कोई भी मास पकड़ के, क्या आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस लेना पड़ेगा, जहां से आप ये पोजीशन बता पाओ, हाँ कि ना। और बेसिकली किया करो, हमेशा किसी भी मास को पकड़ के ओरिजिन मान लो। जैसे इसको हम क्या किए, ओरिजिन मान लिए, और ये ओरिजिन इस हिसाब से भी माना जाता है कि अपना क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे मासेस क्या है, ट्रायंगल्स के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो बेसिकली क्या करो, सबका आप क्या करो, कोऑर्डिनेट लिख लो। जैसे इसका देखो कोऑर्डिनेट जो होगा, इस वाले मास का 0,0 हो जाएगा, हाँ कि ना। इस वाले को मास का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये a,0 हो जाएगा। इस वाले मास का कोऑर्डिनेट, ये अब अपना पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के निकाल लो। इसका कोऑर्डिनेट मान लो लेट से x, y हो गया। तो जब x CM निकालने जाओगे, तो ये मास इंटू 0 प्लस ये मास इंटू a प्लस ये मास इंटू ये अपॉन 3m, हाँ कि ना। क्या XCM आ गया, पक्की बात। उसी तरह से क्या YCM निकाल लोगे, हाँ कि ना। क्या ये XCM और YCM निकल गया। लेकिन आप सोच के देखो, ये जो स्टेप है ना यार, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप सोच के देखो, यही वाला स्टेप जो अभी हम बोले हैं, अगर यहां लगाओ, तो आपको क्या करना होगा, सारे मासेस का पोजीशन लिखना होगा, और फिर उसका m1 x1 प्लस m2 x2 करते हुए बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, हम लोग जनरली ऐसे करते नहीं है। इसमें क्या करते हैं ना, थोड़े से मासेस को तोड़ लेते हैं। जैसे देखो, जो पीछे वाला मास है, अगर उसका सेंटर, पीछे वाला मास अगर पीछे वाला फेस देखें हम, तो m यहां पे भी है, m यहां पे भी है, m यहां पे भी है, m यहां पे भी है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस वाले पूरे सिस्टम का, पीछे वाले फेस का, केवल पीछे वाले फेस का, क्या उसके यहां सेंटर पे लाई कर रहा होगा, सोच लो, पक्की बात। और ये जो सेंटर होगा, ये a/2, a/2 पे होगा, हाँ कि ना, पक्की बात। हम लोग को क्या करना है, इस पूरे डायग्राम का सेंटर ऑफ मास बताना है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे वाले फेस का जो सेंटर ऑफ मास है, क्या यहां पे लाई कर रहा है, यानी कि बेसिकली जो 4m है, क्या उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रहा होगा। उसी तरीके से अगर आगे वाले फेस की बात करें, तो क्या आगे वाले फेस में जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा, क्या वो 8m की वजह से मिलेगा, मतलब पीछे वाले फेस पे यहां पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा 4m की वजह से, और आगे वाले फेस पे, लेट से ये आगे वाला फेस है, इस पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा 8m की वजह से, पक्की बात। और यह ध्यान से देखो, ये जो 4m और 8m के बीच का डिस्टेंस है, मतलब आगे वाले फेस का और पीछे वाले फेस का जो डिस्टेंस है, वो कितना डिस्टेंस होगा। जाहिर सी बात है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही तो होगा ना यार। बेसिकली आगे वाला फेस और पीछे वाले फेस के बीच की डिस्टेंस तो a है ना यार। क्यूब अगर ले रहे हो तो सारे एजेस की डिस्टेंस तो a ही होगी, यानी कि क्या ये डिस्टेंस जो होगी a होगी, पक्की बात, पक्की बात सर। अब आ जाओ, यही बस देखो कि पूरे क्वेश्चन को कितने ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिए, कितना ज्यादा आसान कर दिए, हाँ कि ना। अब फिर से वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेट कर लो, देखो ठीक है। तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लिए, तो जाहिर सी बात है, क्या 4m 0,0 और ये 8m की बात करें, तो क्या ये a,0 हो जाएगा, हाँ कि ना। अब क्या सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, क्या 4m इंटू 0 m1 x1 प्लस 8m इंटू a अपॉन 4m प्लस 8m, हाँ कि ना। क्या कैलकुलेशन कर सकते हो यार, क्या 8ma अपॉन 12m आ जाएगा, क्या m से m कैंसिल, तो 8a/12, पक्की बात। लेकिन अब देखो, दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए जब निकालने जाओगे, तो 4m इंटू 0 और 8m इंटू 0, वो तो 0 ही होना है, तो उस पर चर्चा करने, यानी कि क्या इसका सेंटर ऑफ मास इस पूरे क्यूब का क्या 8a/12 पे एग्जिस्ट करेगा, हाँ कि ना, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, पक्की बात। क्या इस तरह से करते हुए आप लोग थोड़ा इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लो ना, तो इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक पे आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो था, ये पॉइंट मास सिस्टम के लिए था,
आ रही है बात समझ में? उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पॉइंट मास सिस्टम का, जैसे ये जे मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, आइए देखते हैं। बेसिकली दे रखा है 4 पार्टिकल ए बी सी डी विथ मासेस m 2m 3m एंड 4m, ये रखी हुई है कॉर्नर्स पे, आर एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, दे हैव एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सारों का एक्सेलरेशन इक्वल है ए, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल, तो आपको पता है फॉर्मूला ACM जो होता है वो m1a1, 4 मास है तो 4 लेंगे, m2a2 प्लस m3a3 प्लस m4a4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। तो क्या ACM इज इक्वल टू, देखना m1 का मास इज m, एक्सेलरेशन देखना पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ यानी कि AI कैप, ठीक है, प्लस m2 का मास 2m, देखना m2 का मास 2m, और a2 जो इसका एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव y एक्सिस की तरफ यानी कि माइनस AJ कैप, हाँ की ना, हाँ बिल्कुल, प्लस अब देखना m3 का मास 3m और देखना ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है यानी कि क्या माइनस AI कैप, प्लस m4 का जो मास है m4m और ये AJ कैप हो जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, अपॉन m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। अब ध्यान से देखो, आई कैप वाला आई कैप के साथ ऐड करो, जे कैप वाला जे कैप के साथ ऐड करो और डिवाइड कर देना। पक्की बात, क्या ACM की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यार? क्या ACM ऑफ दिस मास सिस्टम ने लिया? ये जेई मेंस का क्वेश्चन है और हर साल क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस पे सेंटर ऑफ मास के। इसी तरह से VCM पूछ ले, और भी बहुत सारी वैरायटीज होती है सच बताएं तो। जैसे बोल रहे मास यहां से यहां तक शिफ्ट कर गया, वो वाला वहां से वहां तक शिफ्ट कर गया, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कहां से कहां तक शिफ्ट करेगा? तो इस तरह सेंटर ऑफ मास पे और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब जनरल क्वेश्चन है जो जनरली पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पूरी टॉपिक आप लोग जरूर देखिएगा। अच्छा, अब ये बेसिकली बात हो गई, हम लोग क्वेश्चन देख लिए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉइंट सिस्टम, कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं किसी भी पॉइंट सिस्टम का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। पॉइंट सिस्टम का तो चर्चा हो गया भैया, एक जेईई मेंस का क्वेश्चन देख लिए और एक खुद का भी देख लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम क्या होता है? जहां पे मास जो है थ्रू आउट द सरफेस फैली होती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की बात करें, रॉड हो गया अपना, रिंग हो गया भैया अपना, डिस्क हो गया अपना भैया, और क्या बोले ट्रायंगुलर प्लेट हो गया, सबका आप सेंटर ऑफ मास देखे होंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ द हॉलो कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ द हेमिस्फीयर, क्या सबका सेंटर ऑफ मास आप लोग निकाल के रखे हुए हो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का? तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में जब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो वहां पे थोड़ा सा पॉइंट मास से डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में थ्रू आउट द सरफेस या थ्रू आउट द फिगर या थ्रू आउट द बॉडी जो है मास डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे हर जगह, ठीक है। तो हम लोग पूरे फिगर का एक साथ, जैसे मान लो अगर लेट्स से अपने पास फोन है, ठीक है, अब फोन का अगर मान लो अपने को सेंटर ऑफ मास बताना है तो बेसिकली अब ये पॉइंट मास की तरह एक्ट नहीं कर सकता, यहां पे मास थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट फैला हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फोन के छोटे से मास की वजह से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, छोटे से टुकड़े की वजह से, ठीक है, छोटे से टुकड़े की वजह से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। हर जगह यही करते हैं। रिंग के लिए भी क्या करेंगे, थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और पूरे, मतलब 0 से शुरू हो रहा है, पाई पे खत्म हो रहा है, तो पूरे एंगल के लिए हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। मतलब थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। आ रही है बात समझ में? जिसके लिए जो अपने पास फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो फॉर्मूला होता है, जैसे वहां पे वो लिखे हैं, सेम फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा पर्पस अलग होता है। इंटीग्रल ऑफ dmx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx, सॉरी इंटीग्रल ऑफ dm, दिस इज xcm। उसी तरह से ycm जब लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ dmy अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। उसी तरह से अगर zcm लिखेंगे तो इंटीग्रल ऑफ dmz अपॉन dm, हाँ कि ना, पूरा इंटीग्रल एक साथ ले लिए हम। वेयर एक्स वाई जेड इज व्हाट, ये जो एक्स वाई जेड है ये डीएम मास का पोजीशन है, ये बात याद रखिएगा। जैसे यहां पे एक्स क्या है, इस डीएम मास का पोजीशन है कि वो डीएम मास कहां लाई कर रहा है या उसका पोजीशन क्या है। आ रही है बात समझ में? इस बात का ध्यान रखिएगा। वेयर एक्स वाई जेड इज द पोजीशन ऑफ द डीएम मास। पक्की बात, आगे बढ़े। तो बेसिकली ये तो आपको समझ में आ गया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक टुकड़ा लेते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और पूरे के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, हम लोग ये निकालते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। तो बेसिकली ये रॉड में मास थ्रू आउट द रॉड फैली हुई है, लेकिन हम लोग को एक पॉइंट मास पकड़ना होगा, या कह सकते हैं छोटा सा टुकड़ा पकड़ना होगा, जिसकी वजह से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं। तो क्या करो, एक्स पे जाकर के एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ लो dx,
और इस dx टुकड़े में dm मास होगा, हाँ कि ना। और इस dm मास की वजह से क्या करो, सेंटर ऑफ मास निकाल लो और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर लो, पक्की बात। अच्छा, आपको ये फिगर देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा केवल एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, वाई पे लाई करने का सवाल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो फिगर है ये केवल देखो, अगर यहां पे एक्स एक्सिस एज्यूम कर लो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जाहिर सी बात है ये फिगर ही एक्स एक्सिस पे, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, हाँ कि ना। यानी कि क्या आपने को केवल एक्सयूएम निकालना है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, हाँ ना बोलना पड़ेगा, पक्की बात। अच्छा, अब देखो यहाँ पे डीएम की अगर वैल्यू हम लोग निकाल लें तो क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं फॉर्मूले के अंदर, देखो आ जाओ। तो बेसिकली लैम्डा जो होता है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ डीएम बाई डीएक्स, पक्की बात। अब यहाँ पे देखो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है दैट इज लैम्डा नॉट इनटू एक्स, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया कमेंट में, हाँ। अच्छा, तो क्या dx को जब इधर लेते आओगे क्या dm की इक्वल आ जाएगा? अब जल्दी से वैल्यू रखते हैं, लेट नहीं करेंगे। तो क्या xcm इज इक्वल टू dm की जगह हम लोग लिखने वाले हैं लैम्डा नॉट, और ये वाले x के साथ ये वाला x मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm की वैल्यू फिर लिख रहे हैं लैम्डा नॉट x dx, लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कैंसिल, ऊपर होगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx अपॉन नीचे होगा इंटीग्रल ऑफ x dx, यानी कि ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा लेंगे। देखो ये रॉड शुरू हो रही है जीरो लेंथ से, खत्म हो रही है, मान लो इसका लेंथ, रॉड का लेंथ एल है, क्या जीरो से एल तक पूरा मास होगा? यानी कि जीरो से एल, जीरो से एल, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो? इसका आंसर आ जाएगा 2l/3, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस रॉड का क्या 2l/3 पे एग्जिस्ट करेगा? ये सॉल्विंग तुम लोग कर लेना भैया, 2l/3 आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, अगर इस एक्सिस के अबाउट, पक्की बात। आ रही बात समझ में? क्या किसी भी रॉड का सेंटर ऑफ मास बता सकते हो? हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, हाँ। तो यानी कि ये 2l/3 आ गया। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का भी क्या आप लोग सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं, हाँ कि ना? क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा उठाना है डीएम मास का, और उस छोटे से टुकड़े की वजह से सेंटर ऑफ मास निकाल के पूरे के लिए अपने को इंटीग्रेट कर देना है। होमवर्क के लिए या कह सकते हैं प्रैक्टिसिंग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको क्या करना है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास बताना है। रिंग का जो अपना मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है दैट इज लैम्डा, और इसकी रेडियस दे रखी है आर। अगर ये नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, पेपर से पहले हम इस पे जरूर वीडियो बना देंगे। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में यार। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेंटर ऑफ मास का, जो कि मेरे हिसाब से हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा मार्क्स निकाल सकता है, ठीक है। और ये लास्ट टाइम चल रहा है यार जेईई मेंस का, 3-4 दिन है, हिम्मत बांध करके रखे रहो, घबराना बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए एक शायरी ढूंढ के रखे हुए हैं जो भी बच्चे जेईई मेंस का पेपर देने वाले हैं, ताकि थोड़ा हिम्मत बनी रहे, साहस बनी हुए, ठीक है। शायरी सुनिएगा। डर मुझे भी लगा फासले देखकर, डर मुझे भी लगा फासले देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ते देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। याद रहे, कभी भी आपका हौसला जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो हौसला को अपने बढ़ा के रखिए, आपकी मंजिल आपका हौसला देखकर आपके पास आएगी, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे तरीके से पेपर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और न्यू एरा फिर से आप लोगों की मदद करने के लिए अब तैयार हो चुका है, खड़ा हो चुका है, और बहुत तेजी से काम चल रहा है न्यू एरा पे, और अब वीडियोस कंटिन्यूअसली आती रहेंगी, तो प्यार बनाइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, बाय।